अपना टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में चल रहा था। तो पिछले वीडियो में हमने पिट्यूटरी ग्रंथि यानी जो पीयूष ग्रंथि है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। पहली लाइन से ही क्वेश्चन बन रहा है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है थायराइड ग्रंथि। और सबसे छोटी पूछे तो वो है पीयूष ग्रंथि। और अगर सीधे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है यकृत। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो वो है थायराइड ग्रंथि। इनमें कंफ्यूज होता है। सबसे छोटी है पीयूष ग्रंथि और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो है थायराइड। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले सीधा ही कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है यकृत। इसकी हम संरचना देखें तो यह एक द्विपालित ग्रंथि है, यानी इसमें दो पालियां पाई जाती हैं और ये दोनों पालियां हैं वो इस्थेमस नामक संरचना के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि दोनों पालियां कौन सी संरचना से जुड़ी रहती हैं, तो ये इस्थेमस नामक संरचना से जुड़ी रहती है। थायराइड ग्रंथि की सूक्ष्मदर्शी संरचना देखें तो इसमें थायराइड फॉलिकल्स यानी थायराइड जो पुट्टिकाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं। इसमें समांगी पदार्थ भरा रहता है जिसको कोलोइड बोलते हैं। और कुछ मात्रा में इसमें ढीला संयोजी ऊतक पाया जाता है जो ग्रंथि का स्ट्रोमा भाग निर्मित करता है। ये भाग है वो ढीला संयोजी ऊतक है, ये स्ट्रोमा भाग बनाता है। स्ट्रोमा में रुधिर वाहिनियों के अतिरिक्त कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिसको पैराफोलिक्यूलर सेल्स या सी सेल्स बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि के कोलोइड भाग में पर्याप्त हार्मोन संग्रहित रहते हैं, यानी लगभग 2 महीने के लिए इसमें हार्मोन है वो संग्रहित रहते हैं। कौन से भाग में? कोलोइड भाग में। वैसे हम कहते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनका शरीर के अंदर संग्रहण नहीं होता है, लेकिन ये एकमात्र हार्मोन है जो शरीर के अंदर संग्रहित रहता है। अब हम थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स की बात करें तो थायराइड ग्रंथि से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है थायरोक्सिन जिसको बोलते हैं T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन। दूसरा हार्मोन है T3 जिसको बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। ये दोनों हार्मोन हैं वो पैराफोलिक्यूलर सेल्स होती हैं। ये सेल्स हैं जिनको सी सेल्स बोलते हैं। इनके द्वारा पैराफोलिकुलर सेल्स के द्वारा स्रावित होते हैं। और अगला हार्मोन है कैल्सिटोनिन। यह हार्मोन भी सी सेल के द्वारा स्रावित होता है। अब हम हार्मोन्स की डिटेल में चर्चा करें तो पहला हार्मोन है थायरोक्सिन और T3। इन दोनों की चर्चा साथ में करते हैं। तो T4 और T3 में क्रमशः 4 और 3 आयोडीन के अणु होते हैं, यानी T4 में तो 4 आयोडीन के अणु है और T3 के अंदर 3 अणु है, इसलिए इनको ये T4 और T3 नाम दिया गया है। T3 कम मात्रा में बनता है परंतु T4 की तुलना में अत्यधिक क्रियाशील होता है, यानी क्रियाशीलता तो ज़्यादा होती है T3 की, लेकिन ये T4 से कम मात्रा में बनता है। T4 तथा T3 आपस में परिवर्तित हो सकते हैं, यानी जो T4 है वो अपना एक आयोडीन का अणु त्याग करके T3 में चेंज हो जाता है। यह अपना आयोडीन का यह अणु है जो यकृत आदि कोशिकाओं को दे देता है और T3 में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इनके कार्य की बात करें तो ये शरीर की उपापचय दर का नियमन करते हैं, यानी जो BMR है बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसका नियमन करते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण का प्रेरण करते हैं, यानी हमारे शरीर की वृद्धि से भी इनका संबंध होता है। मानसिक क्षमता के परिवर्धन का नियमन करते हैं। दिमाग का सही तरीके से विकास हो इसके लिए ये हार्मोन जरूरी होते हैं। एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन जैसे तंत्रिका संवेदी पदार्थों की क्रियाशीलता को भी ये बढ़ाते हैं। इनका इम्पोर्टेंट क्या काम है जो एग्जाम में पूछा गया है
कि यह टेडपोल को वयस्क मेंढक में कायांतरित होने में मदद करता है। यदि टेडपोल लार्वा की थायराइड ग्रंथि को निकाल लिया जाए तो टेडपोल लार्वा है वो वयस्क में परिवर्तित नहीं होगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा हार्मोन है जो टेडपोल को वयस्क में कायांतरित होने में मदद करता है, तो वो हार्मोन है थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि टेडपोल से थायराइड ग्लैंड को निकाल लिया जाए तो क्या होगा, तो जो टेडपोल है वो वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। ये हमने थायरोक्सिन के कार्य देखे। अगला हार्मोन हम पढ़ेंगे कैल्सिटोनिन के बारे में। तो कैल्सिटोनिन, जब रुधिर में कैल्शियम का स्तर अधिक होता है तो इसका स्रावण होता है, यानी हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कैल्सिटोनिन का स्रावण होता है। यह क्या करता है कि हड्डियों से जो कैल्शियम है उसके विघटन को रोक देता है, जिससे रुधिर में कैल्शियम का स्तर नहीं बढ़ पाता है। यह हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन के विपरीत कार्य करता है, यानी जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो रुधिर में कैल्शियम का स्तर को बढ़ाता है और जो कैल्सिटोनिन है वो रुधिर के स्तर को कम करता है। अब हम बात करेंगे हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, यानी जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसके कम स्रावण होने से क्या होता है। तो इससे होने वाली बीमारी पहली है क्रेटिनिज्म। यह थायरोक्सिन के कम स्रावण से होती है और इसके हम लक्षण देखें तो शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि का मंद होना, यानी शारीरिक और मानसिक विकास है वो धीमी गति से होता है। बंध्य तथा लैंगिक अपरिपक्वता, यानी थायरोक्सिन की कमी से लैंगिक रूप से अपरिपक्व होते हैं। जीवा, ओष्ठ तथा त्वचा का मोटा होना, ये सारे लक्षण है इस क्रेटिनिज्म के। अगला रोग देखें तो वो है सिंपल गोइटर। वयस्क अवस्था में थायरोक्सिन की कमी से यह रोग होता है। इस रोग में ग्रंथि के आकार में वृद्धि होने के कारण गले में सूजन आ जाती है। हम देखते हैं कि कई लोग हैं उनके गला है वो फूला हुआ होता है, वही सिंपल गोइटर होता है, वो थायरोक्सिन की कमी के कारण होता है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में यह रोग बहुत अधिक सामान्य है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले लोगों में कौन सा रोग सामान्य रूप से देखने को मिलता है, तो वो है सिंपल गोइटर। अगला है मिक्सोइडिमा। जब भी वयस्क में लंबे समय तक थायरोक्सिन की कमी रहती है तो मिक्सोइडिमा रोग हो जाता है, जिसका दूसरा नाम है गर्ल्स डिजीज भी इसको बोलते हैं, यानी ये थायरोक्सिन की लंबे समय तक कमी के कारण होता है। इसकी हम जो लक्षण देखें तो इनके लक्षण है बीएमआर, हृदय स्पंदन और बीपी है इनका कम हो जाना, मोटापा अधिक होना और बालों का झड़ना, त्वचा का शुष्क तथा ठंडा रहना, ये गर्ल्स डिजीज के लक्षण हैं। अगली डिजीज है हाशिमोटो डिजीज। इसके उपचार में दी गई जो दवाइयां हैं वो शरीर में विष का कार्य करती हैं। इसके कारण क्या होता है कि शरीर के अंदर प्रतिविष का निर्माण होता है जो थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट कर देते हैं। इस कारण से इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये तो हो गए हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, यानी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। अगला है हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, यानी थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाए तो क्या होगा, तो एक्सोप्थेल्मिक नामक एक डिजीज होती है वो हो जाएगी। तो इसमें बच्चों तथा वयस्कों में थायरोक्सिन के अधिक स्रावण से एक्सोप्थेल्मिक या ग्रेव्स डिजीज होती है। इसका दूसरा नाम है एक्सोप्थेल्मिका ग्रेव्स रोग। इसके हम लक्षण की बात करें तो इसमें गले में सूजन हो जाती है, नेत्रों का बाहर की ओर उभरना, यानी नेत्र हैं वो बड़े बड़े दिखाई देते हैं, अधिक बीएमआर तथा हृदय स्पंदन, यानी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है वो बढ़ जाती है, बीपी और शरीर का तापमान ये बढ़ जाता है और सामान्य रूप से कमजोरी महसूस होती है। ये हमने आज देखा है थायराइड ग्लैंड के बारे में।